इसरार उर्दू के तहत मैं आपका मेज़बान डॉक्टर अमजद अली बाबर हाज़िर हूँ एक नए मेहमान के साथ। आदाब कबूल कीजिए। इसरार उर्दू जो एक ख़ालिस अदबी और तालीमी चैनल है और हमारी कोशिश रहती है कि हम आप तक शोरा, उदबा, एजुकेशनिस्ट, स्कॉलर्स और वो शख्सियात जिनको देखकर हमारी नौजवान नस्ल इंस्पायर होती है, तहरीक लेती है, उनको अपने यहाँ स्टूडियो में बुलाएं और आपके मुतारफ़ कराएं। आज हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ रखते हैं एक नौजवान हाल शायर उमर फ़रत। आपका ताल्लुक़ राजौरी से है। आप नौजवान हैं लेकिन आपका काम जो है, आपके 2 शेरी मजमूए अभी तक मंज़र-आम पे आ चुके हैं। ज़मीज़ात और सरे शाख तमन्ना। ज़मीज़ात पर आपको साहित्य अकादमी का युवा अवार्ड मिल चुका है। इसके अलावा आप ने बहुत सी जो किताबें हैं जिसमें इरफ़ान सत्तार के शायरी का इंतखाब किया है। ये इश्क है के नाम से फ़ारूक नाज़की साहब के कलाम का इन्होंने मरतब किया है, ये धुआं कहाँ से उठता है। और साथ ही साथ गोपी चंद नारंग पर इनका एक अहम काम, गोपी चंद नारंग पाकिस्तानी अदीबों की नज़र में। ये किताब पाकिस्तान से शाया हुई है, अभी हमारे मुल्क हिंदुस्तान में नहीं पहुंची है। हम उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्द ये किताब यहाँ पर भी दस्तयाब होगी। उमर फ़रत इन तमाम चीज़ों के अलावा तफ़हीम निकालते हैं, जो इनका एक रिसाला है जिसमें हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बरसगीर के उदबा और शोरा अपनी तख्लीक़ात भेजते हैं और वो ये बादस्तूर निकाल रहे हैं। कई मुश्किलात के बावजूद भी इन्होंने उसके साथ कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया और वो रिसाला आज भी निकल रहा है। उसके साथ साथ उमर फ़रत ख़ुद शायर तो हैं ही और ख़ुद तनकीदी मज़ामीन भी लिखते हैं। आइए अब आगे की बात हम इनसे करते हैं। उमर फ़रत जी, आपको हम खुशामदीद कहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर इस इज़्ज़त के लिए। उमर फ़रत जी, 10-15 मिनट का हमारा जो सफ़र रहेगा और इसरार उर्दू में जो हमारे एक काफ़ी बड़ी जो पीढ़ी है नौजवान तलबा और तालिबात उसमें ज़्यादा जुड़े हैं और हमारे सीनियर अहबाब तो उसमें हैं ही हैं, जो हमें अक्सर अपने मशवरों से नवाजते रहते हैं। थोड़ा सा आपका बचपन का तारफ़ कि किस तरीके से आपका तालीमी सफ़र शुरू हुआ और शायरी की तरफ फिर किस तरीके आप चले गए। जी जनाब, ज़रूर। मैं सर 86 में राजौरी में ही पैदा हुआ, 1986 में, और मेरी शुरुआती जो तालीम है वो हिमालयन एजुकेशन मिशन में हुई जी। फिर उसके बाद मैं गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी में मैंने 11th और 12th किया। फिर कॉलेज यहीं गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज से मैंने ग्रेजुएशन किया। तो MA मैंने मानू से किया जी। तो अब इंशाल्लाह आगे भी इरादा है PhD का। तो फिर इस बीच में शायरी का भी शौक़ पड़ गया तकरीबन 2007 से। ठीक। तो छोटा मोटा लिखने लगा और छोटे मोटे रिसालों में और यहाँ के हिंद समाचार वगैरह में छपने लगा। ठीक। तो वहाँ से शुरुआत मेरी हुई थी। तो वो वाले छपने की कोई कहीं से तहरीक मिली होगी कि भाई ये भी एक रास्ता है? मेरे मामू थे शफीक मसूद। ठीक। तो उनकी डेथ हो गई थी 31 ईयर में। यंग थे, उनकी डेथ हो गई थी 98 में। तो वो लिखा करते थे अफसाने और शब खून में अच्छा छपा करते थे। शेर व हिकमत रिसाला था एक शहरयार साहब और मुगनी तबस्सुम साहब का, तो उनके यहाँ वो छपा करते थे। वो सब चीज़ें मेरे घर में मौजूद थी। ठीक। तो जब मैंने थोड़ा सा होश संभाली, थोड़ा सा 2007 में जब मैं लिखना शुरू किया तो वो लिखने से पहले वो चीज़ें मेरे सामने थी। बिल्कुल। तो पर मुझे वो शब खून का मेयार और शेर व हिकमत के मेयार का उसका पता नहीं था। सिर्फ ये पता था कि इनमें चीज़ें छपती हैं। ठीक। तो वो हैं क्या चीज़ है, लेकिन वो मेयार का पता नहीं था। ठीक। तो मैं भी बस लिखने लगा उल्ट मटूंग। तो अच्छा। फारूकी साहब का एड्रेस था शब खून पर ही रानी मंडी का। अच्छा। इलाहाबाद रानी मंडी का। ठीक। तो उस पर मैं वो चीज़ें भेजने लगा। हालांकि ये भी मुझे पता नहीं था कि शब खून उस वक्त बंद हो चुका था। अच्छा। तो हाँ, ये 2008-9 के आसपास ही बंद 10 के ना। तो जब मैंने भेजी तो फारूकी साहब ने कई महीनों के बाद उधर से मुझे जवाब दिया कि आप कौन हैं, कहाँ से हैं। तो फिर उस लेटर पैड के ऊपर उनका मोबाइल नंबर भी था। ठीक। तो फिर जब मैंने यहाँ से फ़ोन किया तो सलाम दुआ की तो उन्होंने फिर मैंने अपना पूरा बायोडाटा बताया, अपने मामू का हवाला दिया। तो वो जानते थे, उनको मिले नहीं थे कभी, सिर्फ उनके यहाँ 2-3 बार छपे थे। ठीक। तो उस तरीके से वो उन्हें जानते थे। अच्छा। तो फिर उन्होंने मुझे काफ़ी गाइड किया कि भाई ये जो तुम लिख रहे हो ये शायरी ही नहीं है।
अच्छा, क्योंकि उस वक्त तक मुझे हौसला ये था कि मैं हिंद समाचार में छप रहा था और छोटे छोटे कि भाई मैं छप रहा हूँ, मैं तो शायर हूँ। मशर की दुल्हन वगैरह जैसे रिसालों में मैं छप रहा था। छप रहा था, वो आपके हाथ लग चुकी थी। जी हाँ। तो पर फारूकी साहब ने कहा कि ये शायरी ही नहीं है तुम जो लिख रहे हो, या तो तुम लिखना है तो पहले पढ़ो। पहले उन्होंने मुझसे पूछा तुम पढ़ते क्या हो, मैंने कुछ नहीं, हाँ मैं लिखता हूँ, सिर्फ लिखता हूँ। तो उन्होंने पर कहा तुम पढ़ो। उन्होंने फिर काफ़ी सारी किताबें मुझे भेजी, ठीक, और वो किताबें ऐसी थी जो मेरी समझ से बाहर उस वक्त बाहर थी मेरी समझ से। मसलन ज़फ़र इकबाल का उन्होंने कुलियात मुझे फ़ोटो स्टेट करके भेज दिया। बानी का एक मजमुआ था शफ़क़ शजर, वो उन्होंने मुझे फ़ोटो स्टेट भेज दिया। तो इस तरीके से काफ़ी चीज़ें, पर वो मेरी समझ से बाहर थी। तो फिर भी मैं लिखता रहा। तो वो जब उनसे मैं काफ़ी घुल मिल गया तो वो फिर डांटने भी लगे। ठीक, तो कहने लगे तुम अपना भी वक्त ख़राब कर रहे हो और मेरा भी। अच्छा, या तो तुमने लिखना है तो अच्छा लिखो, नहीं तो ये वक्त ज़ाया मत करो। तो फिर कई 2-3 साल तक मैंने फिर पढ़ा। फिर फारूकी साहब काफ़ी सारी किताबें बेचते रहे मुझे, तनकीदी, अफसानवी, नावल, अच्छा, शेरी मजमूए काफ़ी सारे बेचते रहे। ठीक, तो फिर बस उसी से छोटा, यानी उन्होंने कोई आपके कलाम की इस्लाह की कि भाई हाँ ये शेर ठीक है या ये क्या है? नहीं, सलाह कभी नहीं की। लेकिन जब मैं लिखने लगा तो मैंने सलाह बाहर से ली। ठीक, बाहर से ली क्योंकि उस वक्त मेरे पास शहरयार साहब भी थे, शहरयार साहब से मेरे ताल्लुकात बन गए थे। ठीक, तो उस वक्त फिर वो शहरयार साहब के साथ भी रहा। फिर बाद में काफ़ी सारे लोग मेरे साथ में के, कृष्ण कुमार तूर हैं, शफ़क़ सोपुरी हैं, शफ़क़ सोपुरी, हाँ, इनसे मैं सलाह वगैरह लेता रहा और आज भी इनसे ही पूछ कर करता हूँ जो भी। मतलब पहली जो आपकी गज़ल, जो बाकायदा पहली गज़ल आपको लगी कि गज़ल है ये, तो और आपका काफ़ी एतमाद भी आया होगा, तो वो कौन सी थी और किससे वो इस्लाह? सर गज़ल तो याद नहीं, पर लेकिन वो पहली गज़ल मेरी जो सबसे अच्छी थी वो छपी थी कृष्ण कुमार तूर साहब का रिसाला है सरसब्ज़, उसमें छपी थी। ठीक, तो उसके बाद फिर काफ़ी अच्छे अच्छे रिसालों में मैं छपने लग गया था। ठीक, इंतसाब निकलता है सुरुंज MP से, सैफी सुरंजी साहब निकालते हैं, उन्होंने मेरी काफ़ी हौसला अफजाई की। कृष्ण कुमार तूर साहब ने हौसला अफजाई की। मैं हर शुमारे में मुझे। तो शम्स रहमान फारूकी साहब का जिक्र आपने किया, शम्स रहमान फारूकी साहब का, तो मतलब उनके साथ ये आपकी मोहब्बत, हालांकि वो बड़े सख्त किस्म के तनकीद नगार थे और वो तो बड़े बड़े लोगों को नहीं मानते थे, जी, तो वो आपसे मतलब इतने करीब कैसे हो गए? सर बस यही कुछ, शायद मेरी बातें उन्हें अच्छी लगने लगी या क्या, अच्छा। पर लेकिन काफ़ी घुल मिल गए थे और हमारी घंटों बातें होती थी। और इत्तेफाक से जब उनकी डेथ हुई थी उसके 2-3 दिन पहले भी मेरी उनसे बात हुई थी। अच्छा। हालांकि कर नहीं पा रहे थे बात, ठीक, काफ़ी बीमार थे, लेकिन 2-4 मिनट की बात तब भी हुई थी। और शायद यार साहब से भी आपकी मतलब फ़ोन पे बात हुई या खतों पे? इन सब से फ़ोन पर ही बातें हुई हैं। ठीक, मिला अभी तक किसी से नहीं हूँ, खतों किताबत थी। ठीक 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 ठीक। शहजाद साहब तो बहरहाल हमारे बड़े थे और काफ़ी बलराज कोमल वगैरह, मोहम्मद अलवी वगैरह, इन सब आप उनके राब्ते में रहे? राब्ते में रहे, और फारूकी साहब की वजह से। फारूकी साहब ने ही इन लोगों का मुझे नाम बताया, इन लोगों के बारे में बताया कि ये और फिर मैं इन लोगों को ढूंढने लगा, इनके फ़ोन नंबर। मतलब तड़प थी आप में कि भाई इनको निकालना है ढूंढ कर। फारूकी साहब इनके जिक्र करने लगा तो, क्योंकि तब तक मैं फारूकी साहब को पहचान चुका था कि इनका स्टैंडर्ड क्या है। और फिर मैंने ये सोचा अगर फारूकी साहब इनकी तारीफ़ कर रहे हैं तो फिर इन लोगों में ज़रूर कुछ बात होगी, दम होगा इनमें। तो फिर मैंने इनके एड्रेस ढूंढे गूगल से और उनके फ़ोन नंबर दाएं बाएं से निकाले, तो इन लोगों से राब्ते किए और इनसे काफ़ी कुछ सीखा भी और काफ़ी नज़दीक भी इनके में रहा। हाँ, तो फिर आपने तफ़हीम निकाला? तफ़हीम मैंने सर 2012 में निकाला, जब मैंने शब खून को काफ़ी गहराई से पढ़ा। हाँ। हालांकि पढ़ तो रहा था पहले, पर उसका स्टैंडर्ड उस वक्त पता नहीं था, क्योंकि स्टैंडर्ड क्या होता है चीज़ों का मुझे पता ही नहीं था। तो कई सालों के बाद जब मैंने शब खून को दोबारा से अपने घर में पढ़ना शुरू किया, शेर व हिकमत जैसे रिसालों को पढ़ा, ठीक, तो फिर मुझे भी थोड़ा शौक़ हुआ कि क्या है एक रिसाला निकालता हूँ कि ताकि इस खित्ते से भी इस किस्म की कोई चीज़ निकले जैसे शब खून और शेर व हिकमत है। क्या बात है। और शब खून तो लगभग 35-40 साल निकाला है इन्होंने, शम्स रहमान फारूकी ने। और जो हमारे तलबा सुन रहे हैं खासकर, वो देख लेंगे कि शब खून क्या चीज़ थी। और शम्स रहमान खून के लिए सर शर्त लगाई जाती थी कि अगर आपका एक खत भी इसमें छप गया तो समझो आप अदीब है। अदीब है, मतलब वो सनद है। एक दौर में शर्त लगाई जाती थी। आपका गज़ल छपी कोई? नहीं, शब खून में तो नहीं छपी, पर शब खून, क्योंकि जब मैं फारूकी साहब से जुड़ा तब तक शब खून बंद हो चुका था। उस वक्त वो निकालते थे शब खून खबरनामा आता था। बिल्कुल, उसमें मेरे तबसरे वगैरह 2-3 बार छपे हैं, खत 4-5 बार छपे हैं। हाँ, खबरनामा वो आता था और मैं उसका मेंबर था, मुझे भी आता था वो। और इसमें कोई शक नहीं है कि शब खून जो है वो एक बड़ा मिसाली रसाला और जदीदियत का वो रहबर था। और फिर शम्स रहमान फारूकी का काम तो सर चढ़ के बोलता है, और इस पर भी जो है खैर लंबी बात हो सकती है।
और फिर अगर हम देखें इसके हवाले से जो आप मतलब शायरी के साथ साथ तनकीद भी करते हैं। जी हाँ, तनकीद में सर अब तकरीबन 4-5 साल से। तो मतलब तनकीद की तरफ ज़हन कैसे गया? अक्सर तो ये होता है कि शायरी रहता है वो तनकीद से दूर रहता है। एक्चुअली सर जब मुझे थोड़ा स्टैंडर्ड का पता चला ना, तो मैं ज़ुबानी लोगों की शायरी पर तनकीदें करने लगा। तो एक दिन मतलब ये करना फलाना ऐसा है फलाना वैसा। कृष्ण कुमार तूर साहब से कई बार मेरी बातें होती रहती थी इस बारे में, मयार के बारे में, कि भाई फलां बंदा खुद को गालिब समझता है या जफ़र इकबाल समझता है, पर उसके यहाँ ये नुक्स भी हैं। तो उन्होंने मुझे कहा था कि तुम एक काम करो, तुम ज़ुबानी करने के बजाय तुम तनकीद लिखना शुरू करो। कृष्ण कुमार तूर साहब ने। तो फिर मैंने तनकीद की तरफ पहला मजमून लिखा और उन्हीं को ही भेजा। ठीक। उन्होंने, हालांकि वो खुद तो तनकीद निगार नहीं है, लेकिन उनको भी भेजा क्योंकि पुराने आदमी हैं। हाँ। तो उन्होंने थोड़ा देखा तो थोड़ी चीज़ें बीच में ठीक की। ठीक। तो उन्होंने फिर कहा कि अब तुम इसे छपवाओ। फिर वो मैंने आगे पीछे छपवाना शुरू किया। ठीक। जी सर। यानी कि ये बड़ी कमाल की बात है कि 1986 में आपका जन्म हुआ और 2010 के आसपास आप तनकीद में नज़र रखने लगे शायरी के हवाले से, और ये वाकई एक बड़ी अचीवमेंट थी आपकी। और उसके साथ साथ अगर हम थोड़ा सा अपने इलाके की बात करें कि बड़ा ज़रखेज़ इलाका रहा है हमारा जो खिता पीर पंजाल की अगर बात करें, तो मतलब आप कैसे देख रहे हो इनके हमारे नौजवान शुरा को भी, और जो हमारे अगर बुज़ुर्ग शुरा जो इस वक्त हैं इनको कैसे देखते हैं? मैं तो कहूँगा कि राजौरी से ज़्यादा पुंछ की तरफ अगर हम देखें तो वहाँ ज़्यादा है। जी। राजौरी में शायद ही आज कोई अच्छी शायरी कर रहा हो। सिर्फ अहमद शनाज साहब वो राजौरी के, हालांकि वो जम्मू में सेटल हैं। ठीक। तो एक ज़माने में हमारे फारूक मुस्तफ़ा साहब शायरी करते थे, वो शब खून जैसे रिसालों में, अल्फाज जैसे रिसालों में छपा करते थे। तो आज की डेट में देखा जाए तो मुझे लगता नहीं है कि यहाँ कोई अच्छी शायरी या अच्छी तनकीद लिखी जा रही है। तो इससे बरक्स पुंछ में अगर आप नज़र डालोगे, क्योंकि आप खुद भी जानते हैं पुंछ से ही हैं, तो वहाँ काफ़ी सारे नौजवान हैं, मेरी उम्र के भी हैं, कुछ मुझसे बड़े भी हैं। तो वो बहुत अच्छी शायरी कर रहे हैं, जिसमें लियाकत जाफरी हैं, खालिद करार हैं, अलमदार आदम हैं, इरफान आरिफ हैं, जुल्फ़कार नकवी साहब हैं, एहतिशाम साहब हैं, अनवर खान साहब हैं। तो ये के राजौरी से ज़्यादा अच्छी शायरी पुंछ का माहौल जो है पुंछ में अच्छी हो रही है। मतलब इसका हम क्या करें, क्योंकि आप शायर तो बहुत अच्छे हैं माशाल्लाह, लेकिन आपकी जो उम्र है, आपके दोस्त होंगे, अहबाब होंगे, उस तरह की आपकी बातें होंगी, तो क्या वजह है कि इस उम्र के लोगों में इतनी दिलचस्पी नहीं है शायरी को लेकर या अदब को लेकर? सर शायद माहौल उनको नहीं मिल रहा। माहौल नहीं मिल रहा है? शायद मुझे लग रहा है माहौल नहीं मिल रहा, क्योंकि एक ज़माने में यहाँ राजौरी में महफिलें लगा करती थी। मैंने तो कभी देखा नहीं, शायद जन्म भी नहीं हुआ था। मैंने फारूक मुस्तफ़ा साहब के मुंह से कई बार सुना है, टाउन हॉल में रात के 1-1 बजे 2-2 बजे तक मुशायरे पढ़े जाते थे यहाँ पर, और पूरी राजौरी सिटी के बाज़ोक लोग वहाँ पर बैठते थे। हालांकि वो शायरी भी नहीं करते थे वो लोग, पर सुनते थे। ठीक। और रात 1-1, 2-2 बजे तक मुस्तफ़ा साहब कहते हैं वहाँ पर महफिलें लगा करती थी। अच्छा। तो फिर वो चीज़ें ख़त्म हो गई, धीरे धीरे वो महफिलें लगना। आप देखें, आपके कोरोना के बाद मुशायरे भी ख़त्म, और उससे पहले भी जो मुशायरे यहाँ हो रहे थे तो वो भी उस स्टैंडर्ड के नहीं थे कि, और स्टैंडर्ड के भी अगर होते होंगे, लेकिन गैदरिंग आप देख सकते हैं कि वहाँ उस वक्त भी कोई गैदरिंग नहीं होती थी। नहीं मतलब कौन करेगा ये, कौन मतलब किसको? अब तो आप जो नौजवान हैं, ये बेड़ा आपने उठाना है। हमने उठाना है, पर हमारे यहाँ कोई आए तो ना। देखिए अब आपके चैनल के थ्रू शायद कोई जुड़े, मगर पहले तो मैं तफहीम निकालता था, मुझे आज तक राजौरी से किसी ने अपना कलाम नहीं भेजा। अच्छा। ना कभी अफसाना ना तनकीद, 1-2 लोगों ने भेजी, पर वो मैंने नोट लिखकर वापस कर दी। ठीक, यानी वो उसके स्टैंडर्ड पे नहीं उतर पाई। हाँ, यूनिवर्सिटी के लोग थे, हमारे बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी के HODs वगैरह में से। चलिए, तो मैंने वो चीज़ें वापस की हुई हैं। ठीक। तो क्योंकि एक है ना, पढ़ने का भी नहीं है यहाँ पर, आप क्या पढ़ोगे? आज आकर आपको एक गालिब की किताब बाजार से मिलेगी, ठीक, पर उसके लिए भी आपको पहले समझना पड़ेगा कि गालिब क्या है। अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल आप सही कहते हैं। तो गालिब को भी आप एकदम से उठकर पढ़ोगे नहीं, क्योंकि वो समझ भी नहीं आएगा आपको जल्दी जल्दी। हाँ, उसके लिए आपको, मेरी उम्र के जो नौजवान हैं, उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत है, फारसी जानना, तर्जमा वगैरह सब कुछ करना पड़ेगा। उमर फैज़ जी, एक और बात पूछना चाहूँगा, चूँकि जो आपने बड़ी अच्छी तरह ध्यान दिलाया कि हमारे नौजवान इस तरफ नहीं आ रहे हैं, प्लेटफॉर्म भी नहीं हो सकता है उनके नहीं है जी, लेकिन एक चीज़ से वो डरते हैं कि भाई शायरी जो है ये रोज़ का नाम है, इसमें वज़न चाहिए, इसमें फ़न चाहिए। तो ये मतलब फ़न जो है चीज़ें वो कैसे सीखेंगे? सर वो तो सीखने से आएंगे, जब तक आप अच्छा उस्ताद ना बनाओगे। मगर छोटी उम्र में ही मेरी खुशकिस्मती है कि मुझे छोटी उम्र में ही बहुत बड़े लोग मिल गए और आपने पीछा किया उनका। वो इसलिए मिले कि मैंने उनको ढूंढा।
हालांकि वो इस स्टेज पर थे वो लोग कि वो मुझ जैसों से शायद बात करके भी राजी ना हो, फिर भी मैंने उनको ढूंढा, उनसे डेली फ़ोन पर बातें की और उनसे सीखा। शहरयार जैसे लोग, फारूकी जैसे लोग, बड़े लोग, नारंग साहब जैसे लोग, टॉप नाम है ये, नारंग साहब जैसे लोग, इनसे सीखा है। और आप ही जब तक ढूंढोगे नहीं, उनको मेहनत नहीं करोगे, वो घर थोड़ी आएंगे सिखाने। हाँ, वो तड़प होनी चाहिए तो वो तब जा पाएंगे। उनको क्या पड़ी है कि वो मुझे सिखाएंगे जब तक मैं उनको नहीं बोलूँगा। नहीं, जैसे हम देखते हैं फेसबुक पर लोग शायरी चढ़ा रहे हैं, वाह वाह हो रही है, वहाँ पर तारीफ़ें हो रही हैं, लेकिन कुछ ना कुछ हमें कमी नज़र आती है। मतलब उनको क्या मैसेज देंगे आप? फेसबुक की शायरी और शब खून की शायरी में फ़र्क है। कि आप अगर फेसबुक पर चलो बहुत अच्छे संजीदा शायर भी अपनी शायरी लगाते हैं, राजेश रेड्डी, इरफान सत्तार वगैरह, शफक सोपुरी जैसे लोग, पर लेकिन बहुत सारे नौजवान जो हैं उनकी शायरी में और शफक सोपुरी की शायरी में फ़र्क होगा। बेशक। वो इसलिए होगा क्योंकि शफक सोपुरी पिछले 40 साल से शायरी करते आ रहे हैं। बेशक। इरफान सत्तार पिछले 30-40 साल से शायरी करते हैं और अपना मुनफरिद रंग रखते हैं। उन्होंने अपना एक वो बना लिया है, अपनी पहचान बना ली है। तो अब हम उठकर उन्हीं के बराबर में आकर लिखना शुरू करें या उनको तंज करना शुरू करें, उससे बेहतर है कि पहले हम अपने यहाँ जो खामियां हैं वो पूरी करें। तंज की बड़ी अच्छी आप बात करें। मैं भी दबे अल्फाजों में अगर बोलूँ ये कि कुछ लोग तंज करते हैं जी, बड़े बड़े शुरा पर तंज कर ही देते हैं जी। तो मतलब ये तंज क्या है? मतलब इस तंज को हम क्या तंज कहेंगे, जिद कहेंगे या क्या? नहीं सर, जिद नहीं, मैं तो कहूँगा वो जेलसी ही मैं समझूंगा, क्योंकि बड़ों पर उंगली उठाने से पहले हमें खुद अपने यहाँ खामियां ढूंढनी पड़ेंगी। कि हम अगर उठकर फारूकी को या नारंग साहब को कहें कि भाई आपने ये किया वो किया, उससे बेहतर ये है कि हम ये देखें कि फारूकी साहब ने, नारंग साहब ने हमें क्या दिया। हमें क्या दिया? कि अगर फारूकी नारंग ना होते, अगर फारूकी ना होते हमें शेर की समझ ना होती, अगर नारंग साहब ना होते हमें फिक्शन की समझ ना होती। क्या बात। क्योंकि फारूकी साहब ने शायरी क्या है वो हमें बताया, शेर शोर अंगेज में उनका बहुत बड़ा। नारंग साहब ने फिक्शन क्या है वो हमें बताया है। कोई शक नहीं जी। तो इसलिए दूसरों पर, बड़ों पर तंज कसने से पहले अपने यहाँ की खामियां पूरी करनी चाहिए। तो कभी कभी उमर फरद भी तनकीद का निशाना रहता है सर। आप करते हैं, अल्लाह उन्हें और हिदायत दे करने की तनकीद से इस्लाह हो जाती है। क्योंकि मैं तो ये चीज़ मानता हूँ कि हज़रत अली का एक कौल है कि जिसके दुश्मन नहीं वो इंसान ही नहीं। इंसान नहीं, बस। ठीक ठीक। और जो इस वक्त जो सबसे बड़ी बात है कि आपको साहित्य जो अवार्ड मिला है ज़मी ज़ात पर, जी सर, इसके हवाले से कहें कि क्या ये रहा और इतना जल्दी और छोटी उम्र में आपको इतना बड़ा एजाज़, और ये हमारे खिताब पीर पंजाल के लिए भी एक एजाज़ है। सर ये मेरे लिए भी बहुत बड़ी खुशी है कि क्योंकि खुशी इसलिए भी है कि जम्मू कश्मीर में अभी तक साहित्य अकेडमी उर्दू में किसी को नहीं मिला यंग में से। और जो सीनियर अवार्ड है वो हमारे साबका CM शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब को मिला था, क्या आतिश चिनार पर, उसके बाद भी किसी को नहीं मिला। मेरे लिए ये बड़ी खुशी है। और साहित्य अकेडमी सर 2019 में मेरी किताब आई थी ज़मीज़ाद, और उस वक़्त हालात भी ख़राब हो गए थे, 370 टूटा था, तो उस वक्त हालात ख़राब हो गए थे। तो उसी बीच में मेरी किताब आई थी और मैंने साहित्य अकेडमी में अप्लाई भी कर दिया था। उसके बाद फिर दूसरी बार मैंने दोबारा अप्लाई किया, उस बार मुझे नहीं मिला क्योंकि उसके बाद कोरोना वगैरह भी आ गया था। तो फिर 1 साल पहले 2019 की किताबों का अनाउंस हुआ था तो उसमें मुझे नहीं मिला, तो फिर मैंने दूसरी बार दोबारा भरा था फॉर्म। ठीक। तो वो अल्लाह का एहसान है। इसमें उमर जी, जो कि आप काफ़ी, आपका जो अदबी हल्का काफ़ी बड़ा है और आप जानते हैं जैसे हमारे जो अच्छे लिखने वाले नौजवान हैं जिनके पास शेरी मजमूए हैं, तो मतलब उनको आप तरीका बताएं, शायद किसी को ये पता ना हो कि किस तरीके से ये प्रोसेस करना पड़ता है। सर सिंपल है, साहित्य अकेडमी की वेबसाइट है, वो हमेशा अपनी हर चीज़ वो ओपन रखते हैं, अपनी साइट पर लगाते हैं। ठीक। चाहे वो आने वाला कोई फंक्शन हो, चाहे गुजरे फंक्शन हो, चाहे आने वाला कोई दूसरा कोई प्रोजेक्ट हो, वो हर चीज़ें अपनी साइट पर रखते हैं। ठीक। तो फॉर्म भी वहीं पर ही होता है, वहाँ से आपको डाउनलोड करना है, प्रिंट निकाल के ठीक फॉर्म भरना। और इसकी 35 साल एज की लिमिट है, मतलब मैक्सिमम कि आप 35 साल की एज वाला अपर लिमिट, हाँ, जो राइटर है वो फॉर्म भर सकता है। और इसके साथ आपको एक डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट लगाना है। वो फॉर्म भर के अपनी शायद 4 या 5 कापियाँ किताब की वो साहित्य अकेडमी के एड्रेस पर भेज देनी है, पोस्ट कर देनी है बस। तो आगे फिर आपके मुकद्दर और उनकी हार्ड कॉपी भेज देनी है, और फिर वहाँ जो उनकी कमेटी है, टीम है, मेंबर है, वो फिर जूरीज वगैरह बैठती हैं, वो फिर उसमें डिसाइड होता है। क्या ये बात हमारे नाजरीन के लिए बड़ी अहमियत है, क्योंकि बहुत से हमारे अच्छे लिखने वाले भी हैं और बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको ये पता नहीं चलता है कि वहाँ तक कैसे पहुँचना है। तो
उमर फ़रत ने अपना कहीं ना कहीं अलग रंग जो है बनाया है। मैं देख रहा था आपके कुछ अशार के, इस दुनिया से डरता हूँ, अपने खून में डूबा हूँ, बड़ी मिसालें देते हो और कहते हो अच्छा हूँ, और अगरचे रात ज़ालिम दिन कड़ा है, ज़माने से हमारा गम बड़ा है। तो मतलब मुझे लग रहा है, जहाँ तक मेरा तजर्बा है, कि आप कहीं ना कहीं एक मुनफरद रास्ता निकाला है आपने। जी सर। वो तो क्या मतलब कैसे निकला ये रास्ता, और नौजवानों को क्या कहेंगे कि क्या करें? पढ़ने की वजह से, क्योंकि मैंने कहा ना कि काफ़ी सारी किताबें मुझे फारूकी साहब ने भेजी, जिनमें ज़फ़र इकबाल साहब के कुलियात थे, बानी का मजमुआ था। फिर उसके बाद जब ये किताबें मेरे तक पहुंची, मैंने इनको पढ़ा, फिर इन्हीं लोगों की किताबें मैंने और ख़रीदी भी, और इन लोगों से बाद में राब्ते भी हो गए। मोहम्मद अलवी साहब से राब्ता हो गया, उन्होंने अपना पूरा कुलियात मुझे भेज दिया। ज़फ़र इकबाल साहब से मेरे काफ़ी गहरे रिश्ते हो गए। उन्होंने उस वक़्त इंडिया पाकिस्तान की डाक भी चल रही थी, तो उन्होंने अपना पूरे कुलियात के 5 जिल्दों का सेट मुझे भेज दिया। तो इस तरीके से बस यही चीज़ें पढ़ते। शहरयार साहब ने अपनी कहीं किताबें मुझे भेजी। तो बस जब तक आप अच्छा नहीं पढ़ोगे, आप अच्छा लिखोगे नहीं। ज़फ़र इकबाल साहब का आपने जिक्र किया कि ज़फ़र इकबाल जो हमारे इस जदीदियत का सबसे बड़ा नाम अगर हम कहें, तो उन्होंने आपका कई बार जिक्र किया, आपने मज़ामीन में, पाकिस्तान से जो निकलने वाली रसाइल में आपने उनके कालम जो आते हैं, जी सर, दाल दलिया, जी हाँ, उसमें आपका वो जिक्र करते हैं, और ये आपके लिए बड़ी खुशबख्ती की बात है और बड़ी सनत की बात है। तो मतलब नौजवानों को आप क्या कहेंगे, अगर जो लिख रहे हैं वो लिखें तो कैसा लिखें, और किस तरीके से आप रास्ता निकालें? मैं यही कहूँगा, जब तक आप अच्छा पढ़ोगे नहीं, आप अच्छा लिखोगे नहीं। तो मैं यही नौजवानों को कहूँगा, अपने दोस्तों से, कि आप अच्छा पढ़ें, और अगर कोई किताबें आपको चाहिए, आप मुझसे डायरेक्ट रब्ता करें, मैं मंगवा कर दूंगा आपको किताबें, या मैं आपको एड्रेस दूंगा, आप खुद मंगवा सकते हैं। ठीक, तो उमर फ़रत से आप किताबें मंगवा सकते हैं? जी बिल्कुल, कई किताबें हैं मेरे पास, एक्स्ट्रा पड़ी हुई हैं, अगर कोई लेना चाहे तो मैं दे भी सकता हूँ, कई शायरों की। ओके, ज़फ़र इकबाल साहब की कुछ किताबें मेरे पास फ़ोटो स्टेट पड़ी हैं, तो वो किताबें फ़ोटो स्टेट जो फारूकी साहब ने भेजी थी, उसके बाद वही किताबें ओरिजिनल हार्ड कापी ज़फ़र साहब ने मुझे भेज दी थी। ठीक, वो मैं दे सकता हूँ। बानी के कई मजमूए मेरे पास फ़ोटो स्टेट पड़े हुए हैं, मैं वो दे सकता हूँ पढ़ने वालों को शौक तो आप सिर्फ यह है कि उनको शौक हो पढ़ने का, और समझ आए वो कि वो क्या लिख रहे हैं। ठीक, यानी कि अच्छा लिखने के लिए आपको बहुत अच्छा पढ़ना पड़ेगा और ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, और लिखना कम और पढ़ना ज़्यादा। लेकिन आजकल थोड़ा सा इसके तजाद में होता है, ज़िद में होता है कि भाई लिखना ज़्यादा है और पढ़ना कम है, तो उसमें काफ़ी मुश्किलात हो जाती हैं। जिससे पहले कि हम आपकी शायरी सुने, कोई और बात जो इस हवाले से, शेर व शायरी के हवाले से या तनकीद के हवाले से, जो आप कहना चाहें, आपके दिल में हो, जो हमारे व्यूअर्स तक पहुँचे? जी, बस यही कि जो जैसे पहले आपने कहा कि हमारे कहीं छोटे हैं, बड़ों पर तंज करते हैं, तो वो चीज़ें छोड़ दें, क्योंकि जब तक आपकी खामियां आप खुद नहीं देखोगे तो आप बड़ों पर तंज क्यों कस रहे? पहले आप अपने यहाँ की खामियां देखें। जब तक आप अपनी खामियां पूरी नहीं करेंगे, आप बड़ों पर तंज ना लगाएं, चाहे वो फारूकी हैं, नारंग हैं। क्योंकि कई बार मैंने ये भी फेसबुक पर देखा कि मैं छोटों की बात नहीं करता, संजीदा लोगों की, चाहे वो कल्चर अकेडमी में बैठे हुए 1-2 लोग हैं, यूनिवर्सिटीज़ में बैठे हैं, वो फारूकी और नारंग पर कई इल्ज़ाम लगाते हैं, जी इन्होंने कि लोगों को ख़राब किया है, इन्होंने एक ग्रुप बंदियां बनाकर इन्होंने दुनिया ख़राब कर दी है। तो ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि फारूकी और नारंग ने ही हमें सिखाया है। ठीक, मतलब उसमें ये है कि तरकीद बराए इस्लाह हो। आप इस्लाह हम फारूकी साहब की तो नहीं कर सकते हैं? नहीं, ना फारूकी की, ना हम नारंग साहब की इस्लाह कर सकते हैं, क्योंकि हमने इन लोगों से सीखा है। मैं तो यही बार बार कहूँगा कि अगर फारूकी, नारंग, मोहम्मद हसन अस्करी वगैरह, ज़फ़र इकबाल जैसे लोग ना होते, तो शायद आज के जो अच्छी शायरी करने वाले नौजवान लोग हैं वो अच्छी शायरी ना कर रहे। आप दिल्ली में चले जाओ, रेख्ता के अंदर, रेख्ता में इतने फंक्शंस होते हैं, इतने प्रोग्राम होते हैं, वहाँ जितने भी नौजवान बुलाए जाते हैं पढ़ने के लिए, उन सब के यहाँ कहीं ना कहीं आपको मोहम्मद अलवी, जॉन एलिया, बानी का असर नज़र आएगा। वो इसीलिए कि उन्होंने पढ़ा है उनको। तो उमर जी, मैं अगर कहूँ कि ओवरऑल, पता है मुझे पूछना चाहिए या नहीं, कोई एक शायर जिससे आप मुतासर हों बहुत ज़्यादा, मतलब गालिब और पुराने का नहीं, नए लोगों? 2 हैं सिर्फ मेरी लाइफ में, एक बानी और एक ज़फ़र इकबाल। बानी और ज़फ़र इकबाल, ठीक। और नौजवान शोरा में अगर हम बात करें? नौजवान में सर एक दुनिया बैठी। अलीगढ़ के अंदर मोहिद रशीदी हैं, इतनी अच्छी शायरी कर रहे हैं। रेख्ता के अंदर
सालिम सलीम हैं, के अभिषेक शुक्ला हैं, के ये वो लोग हैं जो अच्छे रास्ते पे जा रहे हैं। बिल्कुल छोटी उम्र, मेरी ही उम्र के हैं ये लगभग, और बहुत अच्छी शायरी। मोई रशीदी जो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। तो ये सब मेरी उम्र के ही लड़के हैं और बिल्कुल छोटी उम्र के, और बहुत अच्छी शायरी कर रहे हैं। अच्छी शायरी कर रहे हैं जी सर। ठीक, बहुत शुक्रिया। मोहित रशीदी को तो सालों पहले साहित्य अकादमी अवार्ड वो ले चुके हैं। उस वक्त वो अभी अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में भी नहीं थे। तो ये तकरीबन 2013 में शायद या 12 में उनको अवार्ड मिला था, 13 या 14 में। वो बहुत अच्छा लिखते हैं, मैंने सुना है उनको 2-4 बार। तो उमर जी, अपनी चाहेंगे कि क्योंकि हमारे नौजवान के एक नौजवान कैसी शायरी करता है, आपने चंद अशार। जख्मों से अच्छा हो जाऊं, जख्मों से अच्छा हो जाऊं, बात करूं हल्का हो जाऊं, बात करूं तो हल्का हो जाऊं, बात करूं हल्का हो जाऊं, काश मेरी कीमत बढ़ जाए, काश मैं कुछ महंगा हो जाऊं, वाह, तेरे कदमों पर सर रख दूं, तेरे कदमों पर सर रख दूं, मैं दुनिया जैसा हो जाऊं, आ जाऊं उसकी आंखों में, आ जाऊं उसकी आंखों में, और मैं क्या से क्या हो जाऊं, क्या कहने, सबका असर मैं फरहत ले लूं, मिट्टी का पुतला हो जाऊं। वाह जी वाह। और एक और गज़ल है सर। गैर का हो के अपना हूँ, गैर का हो के अपना हूँ, मैं तो अभी तक जिंदा हूँ। वाह जी वाह जी वाह। गैर का हो के अपना हूँ, मैं तो अभी तक जिंदा हूँ। वाह वाह वाह, बहुत खूब। वो भी अगर ना जानता हो, वो भी अगर ना जानता हो, किससे कहूँ अब कैसा हूँ, क्या कहने, क्या कहने, किससे कहूँ अब कैसा हूँ, और क्या मुझसे चाहते हो, और क्या मुझसे चाहते हो, और क्या मुझसे चाहते हो, कह तो दिया है अच्छा हूँ। क्या कहने, क्या कहने, क्या कहने, और क्या मुझसे चाहते हो, कह तो दिया है अच्छा हूँ, इतनी राम कहानी है, इतनी राम कहानी है, उम्रों तक बस तेरा हूँ। उम्रों तक बस तेरा हूँ, कौन उम्र फरत है यहाँ, कौन उम्र फरत है यहाँ, मैं क्या उसका लगता हूँ। क्या कहने, वाह वाह, बिल्कुल नया रंग, बहुत खूब। शुक्रिया सर। तो उमर फरत जी, आखिर में एक बात कि मतलब आगे जो क्या आगे आपके टारगेट हैं, कहीं फिल्मों की तरफ जाने की कोई रुझान या इस तरह? फिल्मों की तरफ नहीं, बस यही है कि अच्छा लिखूं और अच्छा पढ़ूँ। अच्छा पढ़ूँ। 2-3 किताबें हैं मेरी जिनके ऊपर मैं अभी काम कर रहा हूँ, तो इंशाल्लाह अगले 1-1.5 साल तक वो भी मंजर-ए-आम पर आ जाएं, जिनमें एक तनकीदी किताब है, एक नातिया मजमुआ है हमदो-नात का। ठीक। तो इस बीच में मैंने कई सारे लोगों से इंटरव्यू लिए हैं तफ़हीम के लिए। ठीक। तो उन इंटरव्यू को भी मैं किताबी सूरत देने जा रहा हूँ। बहुत अच्छे। और मौजूदा जो एक आखिरी सवाल कि मौजूदा जो ये मुशायरों की सूरत हाल है, चाहे रियासती सतह पे हो या फिर मुल्की सतह पे, जी सर, इससे कहाँ तक आप मुतमईन हैं या नहीं हैं? सर ये सिर्फ बिजनेस है बस। या होना चाहिए, मुशायरा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, पर स्टैंडर्ड का हो तब, क्योंकि एक प्रोफेसर 1 लाख रुपया कॉलेज यूनिवर्सिटी से ले रहा है और वही शायरी भी कर रहा है, और वो शायर क्या नाम है, मुशायरा पढ़ने के लिए बाहर जा रहा है और वहाँ से 30-40 हज़ार रुपया भी ले रहा है, और उर्दू को तो कुछ नहीं दे रहा वो। उसमें उर्दू का तो मैं नहीं समझता कि कोई फ़ायदा हो रहा है मुशायरों से, इससे उल्टा शायरों का ही फ़ायदा हो रहा है। मतलब 30-40 हज़ार रुपया उनको फ़ी दी जा रही है, जहाज़ की टिकटें दी जा रही हैं 5 स्टार होटल। इसमें ये नहीं है कि तहरीक मिल रही है नौजवान को मुशायरा देख कर या सुनकर? नहीं सर, मैं नहीं समझता जी। मुशायरों की शायरी अगर आप करोगे तो फिर आप वही राहत इंदौरी, मनव्वर राना, बस उसी के आसपास ही घूमोगे, क्योंकि फिर आप जफ़र इकबाल या बानी नहीं बन पाओगे। ठीक 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 जी। उमर जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। शुक्रिया सर। और नाजरीन, ये थे उमर फरत, और ख़ासकर हमारे नौजवान तलबा और वो नौजवान शायर जो लिखना चाहते हैं। आपने देखा कि उमर बिल्कुल कम उम्री में इन्होंने साहित्य का अवार्ड जीता, जिसमें लगभग 50,000 रुपये, अगर मैं सही हूँ तो 50,000 रुपये की रकम होती है, एक सनद होती है। और बड़ी बात यह है सर, ये नेशनल अवार्ड है। नेशनल अवार्ड हौसला अफजाई होती है, और ये मुल्की सतह का अवार्ड होता है। ये बहुत बड़ी एक फ़ख्र की बात है। आप भी लिखते हैं तो आप भी ये तरीका अपनाएं, और जो हमारे शोरा जो अपने मजमूए रखते हैं, शेरी मजमूए, तो वो भी साहित्य अवार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उनकी उम्र जो है वो 35 साल से कम होनी चाहिए। उमर फरत का ये इंटरव्यू आपको कैसा लगा, अपने
कमेंट्स से मुझे ज़रूर आप रोशनास करें। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़। शुक्रिया।